Hello everyone. Yes, I can see, yes, many over there. Ashwin, Piyush. So good afternoon to everyone. Welcome here to the third lecture of the fundamental unit of life. So here I'm going to take the remaining the topics that are left. मैंने already 2 lectures ले लिए हैं और आज हम इस चैप्टर के बाकी के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने वाले हैं. सो गुड आफ्टरनून दिव्यश, वैभव, अर्पिता, एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन. और जो भी हमारे बचे हुए हैं, टुडे क्वेश्चंस आर देयर और थोड़ा ज़्यादा लाई हूँ. और इनफैक्ट वो सारे क्वेश्चंस पूरे चैप्टर पे बेस्ड हैं, वो खाली आज के टॉपिक पे बेस्ड नहीं है. वो सारे क्वेश्चंस ओवरऑल चैप्टर पे बेस्ड हैं. देवेश नमस्कार. Okay, so namaskar to you also. Komal, hello. So I can see many are there. So I'm just starting with my lecture क्योंकि थोड़ा सा टाइम शॉर्ट है और क्वेश्चंस भी हैं आज ज़्यादा. तो टुवर्ड्स द एंड फिर हरी भरी हो जाता है, तो हम स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज जो 2 मेन. यस, हाय दिव्यश एंड हेलो सागर ऑल्सो, वेलकम. कनिष्का, हाय. सो या मज़ा आने वाला है. लेट्स सी, मज़ा आने वाला है. जब स्पेशली क्वेश्चन आंसर राउंड होता है और सब फटाफट से आंसर देते हैं तो रियली मज़ा आता है. ठीक है, आई एम फाइन. राठी, अर्पण, आई थिंक इट इज़ अर्पण. आई एम फाइन. ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं. 2 मेन सेल ऑर्गेनल्स तो आज हम लेंगे, बाकी हम छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स जो बच गए हैं वो लेंगे टूवर्ड्स द एंड. तो सबसे आई एम फाइन कनिष्का. सो हियर सबसे पहले मैं माइटोकॉन्ड्रिया के साथ स्टार्ट करूंगी, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर. एज यूजुअल आपको ई करियर पॉइंट ऐप को डाउनलोड करना है. अगर आपने नहीं किया है सो इट्स जस्ट अ रिमाइंडर कॉल, और वहाँ पे आपको बहुत सारे नई चीज़ें मिल जाएंगी. बहुत सारे नए एडिशंस हो रहे हैं और होते रहते हैं. उसमें आप फ्री स्टेप्स में बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं. बहुत सारे एक्सपर्ट्स के क्वेश्चंस होते हैं उसमें, तो आप डाउनलोड करिए. ऑफ कोर्स ऋषि हमेशा याद दिलाते हैं कि आप कौन सा कूपन लेके 10% डिस्काउंट भी ओन अप कर सकते हैं. दैट इज CC10. सो आप वो भी ले सकते हैं. वेरी गुड. सो यू रिमेंबर एवरीथिंग ओवर देयर. सो यस, सो आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. हाँ, 9th प्लस NTSE, तो हम पूरा ओवरऑल टोटल लेके ही चल रहे हैं और ऑलमोस्ट जो हम पढ़ रहे हैं उसी पे ही बेस्ड NTSE के क्वेश्चंस आते हैं. सो वंस आई फिनिश अ गुड लॉट ऑफ 9th एंड 10th, हाँ मेंटी क्विज आई एम प्लानिंग. लेकिन अभी जैसे लास्ट टाइम आपने मुझसे माइटोसिस बोला था, तो मैंने अब वेडनेसडे के लिए माइटोसिस प्लान कर लिया है. सो आई हैव प्लान्ड माइटोसिस दैट आई विल बी टेकिंग ऑन वेडनेसडे एट 3 PM सेम हियर, राइट. तो मैंने आपको आगे का भी बता दिया. मेंटी क्विज आई एम प्लानिंग टू टेक लिटिल लेटर, थोड़ा अच्छा सा पोर्शन हो जाए 9th का, और उसके बाद मेंटी क्विज लेंगे. 10th का भी काफ़ी कुछ हो चुका है, तो फिर जब मेंटी क्विज लेंगे तो फिर मेंटी क्विज ही लेंगे. ठीक है, सो पहले बहुत सारे जो टॉपिक्स आप लोगों ने लास्ट टाइम बोले थे वो कंप्लीट कर लेते हैं, कवर अप कर लेते हैं, एंड देन वी विल डू. ठीक है, so I am taking whatever you give me a suggestion. I am taking everything and I am doing whatever you want. ठीक है, हाँ, I am starting the class of course. Mitochondria. Mitochondria is also known as the powerhouse of the cell. तो ये तो सबको पता है. Yes, which cell organelle is known as the powerhouse of the cell, and it is nothing but the mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया, वाई इट इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल. तो मैं सीधा फंक्शन पे पहले आई हूँ. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट प्रोड्यूसेस द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP. ठीक है, बिजली घर तो हाँ ऑलमोस्ट सेल का बिजली घर बोल सकते हैं. सो वेन एवर द एनर्जी इज रिलीज्ड, वेन एवर अ फूड इज oxidized or broken down in the presence of oxygen, the energy is released, and that energy is used and it is stored in the form of ATP. तो ATP को हम एनर्जी करेंसी बोलते हैं. और यस, और जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है तो ATP प्रोवाइड करता है.
तो एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? इट इज टेकिंग प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, देयरफॉर माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसलिए उसको पावर हाउस बोलते हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं, चाहे आप सीबीएसई में देखें चाहे आप एनटीएसई में देखें, अक्सर ये वर्ड यूटिलाइज होता है, यूज किया जाता है, एंड यू हैव टू रिकॉग्नाइज इट इज यूज्ड फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, हाँ, वो एडीपी को पी से फॉस्फेट ग्रुप को ज्वाइन करके एटीपी बनाते हैं और एटीपी स्टोर्ड फॉर्म में एनर्जी हमारी बॉडी में रहता है, और जब हमें एनर्जी की ज़रूरत है तो एटीपी वापस से ब्रेक डाउन हो जाता है, वापस से एडीपी बन जाता है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और जो एनर्जी रिलीज होती है वो हम यूटिलाइज करते हैं, फिर से उनको ज्वाइन करने का काम हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, सो एटीपी इज एन एनर्जी मॉलिक्यूल एंड इट इज फॉर्म्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया, राइट? यस, adenosine triphosphate, adenosine diphosphate. So tri means 3 phosphate group, di means 2 phosphate group. Yes. So now I am moving on to the next part. Really, why it is also known as the semi-autonomous organelle. Mitochondria, और जो हम next cell organelle पढ़ेंगे, which is plastids, chloroplast, हम पढ़ेंगे डिटेल में, इन दोनों को बोला जाता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। एज सच ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल एंड एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस, बिकॉज न्यूक्लियस हैज इट्स ओन डीएनए, इट कैन मेक इट्स ओन प्रोटीन। सो वहाँ पे राइबोसोम्स भी बन रहे हैं न्यूक्लियोलस से, एंड इट इज कंट्रोलिंग द एक्टिविटी ऑफ द सेल। बट माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट हैज देयर ओन जेनेटिक मटीरियल। उनके अंदर भी उनका खुद का डीएनए होता है, उनके अंदर उनमें राइबोसोम्स भी होते हैं। राइबोसोम्स हमने लास्ट टाइम शॉर्ट में पढ़ा था, आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज, इट इज द प्लेस वेयर द प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस। ये हम समझ चुके हैं, ठीक है, आज हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे। तो दे हैव गॉट देयर ओन डीएनए and they have their own ribosomes as well, and they can make their own proteins. So ये पूरी तरह से न्यूक्लियस के कंट्रोल में नहीं है, सेमी हाफ। So they can do little bit of their own work. So autonomous means self. So they can do some work of their own as they have their own DNA and they have the ribosomes. So they are known as semi-autonomous organelles. ठीक है, yes. So ये भी clear हो गया. Next, we are going to see the structure of mitochondria. How does it look? What are the parts of the mitochondria? So here we are going, yes, self-reliance you can say. So here we are going to study about the structure of mitochondria. Mitochondria का क्या structure है? हाँ, yes, mitochondria and the chloroplast has the ribosome of 70S. जब हम ribosome पढ़ेंगे तो हम 70S और 80S दोनों पढ़ेंगे, ठीक है? तो हम वापस इसको वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू अर्पिता। सो हियर माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। इट्स अ डबल मेम्ब्रेन्ड स्ट्रक्चर। बाहर का जो मेम्ब्रेन है, इट इज द आउटर मेम्ब्रेन, सिंपल ओवल शेप है, लेकिन अगर आप इनर मेम्ब्रेन देखेंगे तो यू कैन सी द फोल्डिंग्स ओवर हियर। द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनसाइड and that folding is known as cristae. So the folding is known as cristae. तो ये दो डिफरेंस हैं, both the membranes are not similar. Outer one is the simple one, inner one is folded to form cristae. और इन क्रिस्टे में एक स्पेशल पार्टिकल्स होते हैं, F0 F1 पार्टिकल्स, या हम उनको ऑक्सीजोम्स भी बोलते हैं, एंड दे आर हेल्पिंग इन द एटीपी प्रोडक्शन, ठीक है? सो ऑक्सीजोम्स किस पे प्रेजेंट है? क्रिस्टे पे। और अंदर जब हम जाएंगे तो अंदर जो फ्लूइड है, वहां पे वो जो फ्लूइड है हम उसको मैट्रिक्स बोलते हैं अंदर। और उसके अलावा दे हैव देयर ओन डीएनए, they have their own ribosomes, already I said. So this is what is the structure of mitochondria. तो हमें पार्ट्स के नाम याद रखने हैं। yes, ऑक्सीजोम्स हैं,
क्रिस्टे याद रखने हैं हमें, ठीक है। और यहाँ पे 2 मेम्ब्रेन है जो एक दूसरे से डिफर करते हैं, वन हैज गॉट द फोल्डिंग्स एज वेल। हाँ, आई नो many topics of 10th are remaining, but I just thought कि 9th का कुछ भी नहीं लिया अभी तक, तो I should go for some topics of 9th as well, इसलिए ठीक है। So let me complete some portion of 9th and then I'll come back to the remaining portions of 10th. Sexual reproduction रह रहा है हमारा, control and coordination का रह रहा है, भले ही CBSE में बोला गया है पढ़ाएं आप, और NTSE के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है, तो दोज टॉपिक्स आर रिमेनिंग, आई हैव टू डू, ठीक है। सो वो करते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर याद हो गया, तो अब हम एक बार रिवाइज कर लेंगे बाद में। अब यहाँ पे व्हाट आर द एनर्जी करेंसीज ऑफ द सेल, जैसे मैंने कहा था माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP. So since here mitochondria generates the ATP which are nothing but the energy molecules, जिनको हम energy currencies भी बोलते हैं. So ATPs are the energy currency or energy molecule, and whenever the body needs the energy it breaks down and releases the energy which is utilized by the body. ठीक है। सो यहाँ पे ATP का वापस से आंसर आएगा अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सो समवेयर इन द बिटवीन आई एम ब्रिंगिंग द क्वेश्चन आंसर फॉर्म ऑल्सो, ताकि हम रिलेट कर सके, ठीक है ये इन्फॉर्मेशन है पर किस तरह के क्वेश्चंस में क्या आंसर होने चाहिए, दैट ऑल्सो वी शुड नो। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, द पार्ट विच आई सेड वी विल बी रिवाइजिंग. Here they have 2 membrane, outer membrane is the simple one, inner membrane has got foldings and those folds are known as cristae. ठीक है। सो इन शॉर्ट में दिया है क्योंकि मैंने डायग्राम में आपको सारा समझा दिया है. नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, plastids, but they are only present in plant cell, right? So mitochondria is present in both the type of cells. क्या हुआ? Okay, here in this case not that पैसा, हाँ, but in the energy currency, yes. Okay, so plastids are found in the plants, and when we see plastids are also the semi-autonomous organelles, यहाँ पे they are also double membrane bounded. जब हम क्लोरोप्लास्ट को पढ़ेंगे तो देखेंगे डबल मेम्ब्रेन है उसमें उसका खुद का डीएनए है, उसके खुद के राइबोसोम है. सो इट ऑल्सो हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम. राइट, हियर दे आर ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल. एज ऑलरेडी आई सेड, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ plastids: chromoplast, chloroplast and leucoplast. Yes, so here the 3 types of plastids, here they are. अगर हम ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं, दे आर द कलरलेस प्लास्टिड्स, बिल्कुल कलरलेस है. अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो दीज 2 आर द कलर्ड प्लास्टिड्स. अगर आप बीच वाले में क्लोरोप्लास्ट को देखें तो दे आर ग्रीन इन कलर and they are green due to the presence of the pigment chlorophyll, right? And here in this case chromoplast, you can see they have different colors like yellow, brown and red due to the different pigments in them. So here these 2 are the colored plastids. If I talk about chromoplast, they give the color to the flowers and the fruits. आपको जो flowers red color के दिखते हैं और उनमें जो pigments और जो red brightness दिखती है, it is due to the presence of chromoplast. So chromoplast impart the color in the flower and the fruits. ठीक है. अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, this is the place where the photosynthesis takes place. Photosynthesis is the process of making or preparing food by the plants. They utilize carbon dioxide and water and helps in the formation of glucose with the release of oxygen. वो carbon dioxide और water को in the presence of chlorophyll and sunlight वो unite होके glucose बनाते हैं और oxygen release होता है. और ये कहाँ पर हो रहा है photosynthesis? क्लोरोप्लास्ट पे. तो हम क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में पढ़ेंगे. ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली ये एक ऐसा प्लास्टिड है जहाँ पे फूड स्टोर होता है, स्टोरेज ऑफ फूड टेक्स प्लेस. यस, एंड हियर इन दिस केस अगर हम अमाइलोप्लास्ट की बात करें तो यहाँ पे स्टार्च का स्टोरेज हो रहा है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट.
अगर हम इलियोप्लास्ट की बात करें तो यहाँ पे ऑयल स्टोर हो रहा है, दैट इज फैट्स। और हम एल्यूरोप्लास्ट की बात करें तो एल्यूरोप्लास्ट में प्रोटीन्स का स्टोरेज हो रहा है। सो बेसिकली ये जो तीन हैं, ये तीनों अलग अलग फूड न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं, स्टार्च, ऑयल एंड हियर इट इज प्रोटीन। तो उनके हिसाब से इनके नाम है अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। और ये तीन टाइप किसके हैं? दे आर द टाइप्स ऑफ leucoplast. So main function of leucoplast is they store the food, and different names are given to those plastids according to the food they store. ठीक है, सो अब यहाँ पे ये तीनों टाइप के क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड्स आपको याद हो गए, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लोरोप्लास्ट इन डिटेल. And also this chloroplast is useful from class 10th point of view. जब हम वहाँ पे फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो हम वापस से क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को समझते हैं. सो इट्स बेटर अगर हम आज यहाँ पे समझ लेते हैं. सो whenever the photosynthesis you will study, this will become easy. ठीक है, सो अब हम आते हैं क्लोरोप्लास्ट में. They are the one which are doing the photosynthesis, which already I have said. Chloro means green and plast means plant. So they are present in the green plants. They give the green color due to the presence of the pigment chlorophyll. उनके अंदर chlorophyll है. Chlorophyll help in the absorption of sunlight during the photosynthesis. तो ये बहुत important pigment है. ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस. एंड वेयर दे आर प्रेजेंट? दे आर प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, यस, they are found in the plants, they are found in the algae, yes, even in some protistans they are found in the blue green algae, cyanobacteria में भी पाए जाते हैं. और ये सारे फोटोसिंथेसिस करते हैं. ठीक है, अब हम चलते हैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में. ये भी डबल मेम्ब्रेन्ड सेल ऑर्गेनल है, लेकिन दोनों मेम्ब्रेन इवन है. तो माइटोकॉन्ड्रिया से डिफर हो रहे हैं. डबल मेम्ब्रेन है लेकिन दोनों इनर मेम्ब्रेन में कहीं फोल्डिंग नहीं है. सो इट्स ओवल शेप, इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन. इसके अंदर जो मैट्रिक्स है, जो फ्लूइड है, इट इज नोन एज स्ट्रोमा. स्ट्रोमा इज द मैट्रिक्स प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट. इसके अलावा अगर आप देख सकते हैं, ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. एक को हम थाइलाकॉइड बोलते हैं, सिंगल को हम थाइलाकॉइड बोलते हैं. और ये थाइलाकॉइड एक के ऊपर एक स्टैक्ड हैं. दे आर स्टैक्ड टुगेदर वन अबव द अदर. और ये पूरा एक सिंगल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ग्रैनम. और आप देख सकते हैं बहुत सारे हैं तो प्लूरल हो गया ग्रैना. सो ग्रैना इज प्लूरल. यू कैन सी 1, 2, 3, 4, so many granas are there, but single one is granum. Granum is nothing but the piles of thylakoids. और जो क्लोरोफिल है वो इन thylakoids के अंदर है. So here they are comprising of the chlorophylls over there. यहाँ पे granums are joined together. आप देख सकते हैं they are joined. ये आप देख सकते हैं फ्लैट लैमिले हैं, इनको स्ट्रोमा लैमिले बोलते हैं हम. सो दे आर लैमिले आर जॉइनिंग वन ग्रैनम टू अनदर. तो ये कनेक्टेड भी हैं. ठीक है, दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. नॉट ओनली हेल्पफुल नाउ इन क्लास 9th बट ऑल्सो इट इज यूजफुल इन क्लास 10th. ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस क्लोरोप्लास्ट, द किचन ऑफ द सेल, दे आर नोन एज द किचन ऑफ द सेल बिकॉज दे परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, दे हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. यहाँ पे thylakoids are there. They are the pillow or coin shaped structures. What is grana? They are the stacks of thylakoids present in the stroma. What is stroma? Stroma is the matrix present in the chloroplast.
and all the grana are joined with the help of lamellae. So here this is what is the structure of chloroplast. अब हम आते हैं राइबोसोम्स में. हम जो 70S 80S बोल रहे थे, अब हम आते हैं उस पे. राइबोसोम्स का मेन फंक्शन तो प्रोटीन सिंथेसिस है. दिस इज द प्लेस वेयर द प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, वो तो है, लेकिन अब इनका हम स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं कि मेनली इनका स्ट्रक्चर क्या है. सो देयर मेन फंक्शन इज प्रोटीन सिंथेसिस. दे आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स. हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स लास्ट सेशन में पढ़ लिया है. द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं लास्ट सेशन में. राइबोसोम्स ऐसे हैं जो दोनों में पाए जाते हैं. अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया बोलूँगी, एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स. अगर मैं गोल्जी एपरेटस बोलूँगी, एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स. अगर मैं प्लास्टिड्स बोलूँगी, एब्सेंट है. लेकिन एक राइबोसोम है विच इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स as well as eukaryotes. Thank you. So here they are present in both, लेकिन उनके में डिफरेंस है. अगर हम यहाँ पे पोजीशन की बात करें, वेयर आर द राइबोसोम्स फाउंड, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, दे आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म. बट अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो राइबोसोम साइटोप्लाज्म में तो है ही, लेकिन दे आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द सरफेस. किसके सरफेस पे पाए जाते हैं राइबोसोम्स? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या बोलते हैं? What do we call to an endoplasmic reticulum on whose surface the ribosomes are present? उस ER को क्या बोलते हैं जिसके ऊपर राइबोसोम्स हैं? RER. करेक्ट अभिनव, इट इज RER. सो इट्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो ये तो हमें राइबोसोम के पोजीशंस हो गए. अब हम आते हैं, दो टाइप के राइबोसोम्स हैं. प्रोकैरियोट्स में है 70S. अगर हम राइबोसोम की बात करें तो 70S है. S इज द सेडबर्ग्स यूनिट. इनका जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट किया गया, सेडिमेंटेशन रेट देखा गया, और उसके हिसाब से जो नंबर्स आए हैं ये उस हिसाब से बोला जाता है इनको 70S या 80S. S इज द सेडबर्ग यूनिट टू शो द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट. तो वो किस रेट पे, फास्टर रेट पे सेडिमेंटेशन हो रहा है, तो उस बेसिस पे ये नंबरिंग आई है. और S इज द सेडबर्ग्स यूनिट. या और यहाँ पे 70S देखा गया है प्रोकैरियोट्स में और हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में, और 80S है ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स. अब जब इन राइबोसोम को देखते हैं, इनके स्ट्रक्चर में दो पार्ट्स हैं, एक लार्जर यूनिट है, एक स्मॉलर यूनिट है. तो जो लार्जर यूनिट है दोनों में वो डिफरेंस है, स्मॉलर यूनिट में डिफरेंस है. अगर हम 70S की बात करें तो लार्जर यूनिट का जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट निकाला गया वो 50S था और स्मॉलर का 30S. तो आप ये मत देखिए कि 50 + 30 शुड बी 80. नो, when they are separated out और जब उनका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट निकाला जाता है तो वो इस नंबर पे होता है. इट्स नॉट टोटल हियर, सेपरेटली निकाला गया, जॉइन में निकाला गया, तो कहीं ना कहीं मास और शेप का फर्क पड़ता है. अगर हम 80S की बात करें तो यहाँ लार्जर यूनिट है 60S और स्मॉलर है 40S. तो ये दो सब यूनिट्स हैं, ये सेपरेटेड आउट रहते हैं. जब प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा तो दोनों साथ में आ जाते हैं एंड दे बिकम अ सिंगल यूनिट. दिस इज व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स. ठीक है, सो ये एक राइबोसोम का स्ट्रक्चर है. डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, सबसे पहला तो कि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, यूकैरियोट में प्रेजेंट है. प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, इंस्टेड दे हैव अ रीजन नोन एज न्यूक्लियोइड. ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया है. अगर हम साइज बोलें तो प्रोकैरियोट्स आर स्मॉलर देन यूकैरियोट्स, and prokaryote has a single chromosome whereas the eukaryotes have many chromosomes. और prokaryotes के एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, whereas यूकैरियोट्स में तो एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंगी सब कुछ उसमें आ जाते हैं.
ठीक है. सो आई हैव ब्रीफन यू इन शॉर्ट अबाउट द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. ठीक है आयुष, आई हैव डन दैट. न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया और इन सब में, क्योंकि वो रीजन है, that is nucleoid. Okay, thank you. Lots of gifts and things I am getting it from Arpita. Thank you very much. Okay, so here we are moving ahead with the next, that is centrosome. Ab centrosome is present in animal cell and absent in plant cell. और ये जो सेंट्रोजोम है और इसका जो अंदर हम सेंट्रियोल के बारे में पढ़ेंगे, ये हम वापस से देखेंगे जब हम माइटोसिस पढ़ेंगे, तब हम सेंट्रोजोम पे भी आएंगे. सो वी विल जस्ट सी दे प्ले अ रोल इन द सेल डिवीजन. सो सेंट्रोजोम्स आर फाउंड नियर टू द न्यूक्लियस and at the time of cell division they have a major role. They help in the cell division part. Okay, so here centrosome is only found in the animal cell. They are found near to the nucleus and at the time of cell division they play a major role. That's what their thing is. और जब आप सेंट्रियोल में देखते हैं, सेंट्रोजोम के अंदर देखते हैं, तो वहाँ पे 2 सेंट्रियोल होते हैं and they are present in an angle of 90 degree. देख लेते हैं फटाफट से डायग्राम. ये है सेंट्रोजोम नियर टू द न्यूक्लियस और इसके अंदर आप देख सकते हैं 2 सेंट्रियोल हैं, बिल्कुल इस तरह से लगे हुए हैं. सो दीज आर द 2 सेंट्रियोल्स प्रेजेंट इन एन सेंट्रोजोम एंड एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन दे सेपरेट आउट और फिर उनका रोल हम देखेंगे डिटेल में एट द टाइम ऑफ माइटोसिस. ठीक है. सो यहाँ पे सेंट्रियोल्स आर मेड अप ऑफ some proteinaceous tubules, we call them as microtubules. तो ये प्रोटीन्स के बने हुए हैं. अब हम आते हैं पेरोक्सीजोम्स पे, जो कि है हमारा लास्ट सेल ऑर्गेनल. ठीक है, हम काफ़ी कुछ कर चुके हैं. ऑलमोस्ट वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस. पेरोक्सीजोम्स पाए जाते हैं बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल and basically they have the enzymes, oxidases हैं, catalases हैं, उनके अंदर enzymes हैं जो toxic substances को, ये फटाफट से उन पे काम करते हैं और toxic substances को break down कर देते हैं. मेनली अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल है लाइक फॉर एग्जाम्पल पेरोक्साइड्स बनते हैं ड्यूरिंग अ सर्टन स्टेज इन द सेल, इट इज़ रिक्वायर्ड. तो वो फटाफट से पेरोक्सीजाइड्स बन जाते हैं और वो जो पेरोक्साइड जो बनते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसको तोड़ने का भी काम यही करते हैं और बनाने का भी काम यही करते हैं. तो ये जब भी सेल को हाइड्रोजन हटाना हो तो ये पेरोक्साइड बन जाते हैं और जब पेरोक्साइड यू नो इज टॉक्सिक फॉर द सेल तो फटाफट उसको ब्रेक डाउन करके वाटर बना के ऑक्सीजन को रिलीज कर सकते हैं. तो क्योंकि यहाँ पे दे आर एक्टिंग ऑन हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो नाम आ गया पेरोक्सीजोम्स. लेकिन इसके अलावा जो लिपिड के कैटाबॉलिज्म में ब्रेकिंग डाउन में भी इनके अंदर एंजाइम्स है जो हेल्प करते हैं. सो दे आर बेसिकली हेल्पिंग इन breaking down of toxic substances in the cell and they are found both in plant cell and animal cell. Here you can see this is a cell. In this I can show you the peroxisomes. Here are the peroxisomes present. इसमें और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स आपको दिख रहे हैं जो हम पढ़ चुके हैं, चाहे गोल्जी एपरेटस हो, चाहे वैक्यूल हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं. लेकिन इसमें आप देख सकते हैं पेरोक्सीजोम्स वहाँ पर हैं. अब हम आते हैं टूवर्ड्स द एंड. अब हम क्योंकि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफरेंसेस पढ़ चुके हैं तो अब एक और डिफरेंस हम पढ़ने वाले हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो है एनिमल सेल और प्लांट सेल. ठीक है, इनके बीच के जो मेजर डिफरेंसेस हैं हम वो देखने वाले हैं. So here major difference if you compare in terms of size, the animal cells are smaller as compared to the plant cell. ठीक है, एक दो पॉइंट्स क्या आप बता सकते हैं फटाफट से? संस्कृति, गुड आफ्टरनून. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम सीइंग यू. ओके, सो कैन यू जस्ट टेल मी, लेट मी
Now, I am not showing you the table. Who can give me at least 2 points of difference between the plant cell and the animal cell? It's okay, Sanskriti, no problem. I have hidden the table where the difference is shown. Yes, Manya, plant cell has cell wall, animal cell, in the animal cell, the cell wall is absent. The outermost covering is of plasma membrane. Very good. Rishi, very good. In the case of animal cell, they have many vacuoles but smaller in size. But when we are talking about plant cell, they have a big, large vacuole. So vacuoles are less in number but bigger in size. Yes, Manya again, plant cell has plastids, whereas in the case of animal cell, the plastids are absent. Yes, Devesh. Nucleus is pushed to the periphery because of the vacuole present, whereas in the animal cell they are present almost in the center. Yes, plant cell lacks centrioles, correct, whereas the centrioles or centrosomes are present in the case of animal cell. So let's see now. You have already done this, most of you, yes. So we are quickly coming to those points, smaller in size, larger in size. As you said, cell wall is absent, cell wall here in the case it is present, forming the outermost layer. Plastids are absent, whereas in the case of plants, the plastids are present. Now if I say about vacuoles, here they are small but many in number, whereas in the case of them they have a large vacuole, less in number, having the cell sap and the tonoplast membrane. Now if I say about the centrosome and centrioles are present in the case of animal cell, whereas they are absent in the plant cell. These are the main basic important differences between the animal cell and the plant cell. Otherwise, both of them has mitochondria, both of them has endoplasmic reticulum, everything they have, but here in this case these are the major differences, right? So will you all be ready now for the question answer form? So we are going to start with the question answers. Yes, Arpita is already ready. She has given her thumbs up. Okay, Abhinav is also ready. Laksh, yes, I can understand. Thanks for writing the name because I am not able to relate the other name. So it's good. Okay, so everyone is ready. My first question goes like this. The rod-shaped structure in the dividing cell are called. The rod-shaped structure in a dividing cell is called. Can just tell me where it is. The rod-shaped structure at the time of cell division. You will see a rod-shaped structure. This we have discussed in the last session. You are confused. Now I am getting the correct answer. Now it is coming up. It is B or D. There is a confusion. Ultimately, I can see most of you are giving the answers for D. Actually, it is D. So here, chromosomes. Non-dividing cell, you have a thread-like structure, which we call it as chromatin threads. Right? Chromatin threads of material. Centromere is the one which is joining the chromatids, which we will see in the mitosis. In the mitosis, we will see in the chromosomes, you have the centromere part. So, centromere is a part of chromosome. Chromosomes, what are chromosome? I can see a confusion over there. So, thoda sa karte hain. Chromatin threads, they are present in the non-dividing cell. और जब cell divide होना शुरू करते हैं, तो chromatin material thicken हो जाता है, shorten हो जाता है. They are visible under the microscope even. और तब वो रॉड शेप के स्ट्रक्चर हो जाते हैं, तब हम उस क्रोमैटिन थ्रेड को क्रोमोसोम्स बोलते हैं. सो इट इज क्रोमोसोम्स इन द डिवाइडिंग सेल. और अगर नॉन डिवाइडिंग सेल है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तब आंसर होगा हमारा क्रोमैटिन. ठीक है. सो मैंने क्रोमोसोम क्यों आंसर है वो मैंने रिप्लाई किया आपको. सो नाउ लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
right? So we are going to do with the next. Let's see what is the next question here. The plasma membrane is rod shape because it thickens up and become broader. मैं माइटोसिस में आपको दिखाऊंगी क्रोमोसोम बिल्कुल थिक होकर रॉड जैसे लंबे लंबे से हो जाएंगे, तो फिर वो क्रोमोसोम्स है. आई विल क्लैरिफाई दैट इन द नेक्स्ट. अच्छा, यहाँ तो बहुत फटाफट से आंसर आ गया. वाओ, दिस वाज टॉट लास्ट टाइम, बट स्टिल आई कैन सी यहाँ तो इट्स इजी. दैट मीन्स या दिस क्वेश्चन इज इजी. यस, सी 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 सी. सो हियर द आंसर इज selectively permeable. That's the main function of plasma membrane. It selects and allows only some substances to pass into the cell or outside the cell. Yes, so I can see everyone has given the answer. Now I am coming to the next part. What is this undefined nuclear region? मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले भी, मुझसे अभी पूछा गया था डिफरेंस बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, और मैंने इसका आंसर दिया था थोड़ी देर पहले. यस, देवेश, मान्या, आयुष हैज गिवन द आंसर. सागर, कीर्ति, दे हैव गिवन द आंसर हियर. द आंसर इज nucleoid. Very correct, because here the nucleus is not there, means the nuclear membrane is not there, so no well defined nucleus is there. तो उस region को नाम दिया गया है nucleoid, and this we see in the case of prokaryotic cell. Bacteria is an example of prokaryotes. Very very good. Piyush, Abhinav, Rishi, everyone has given the answer. सागर, आयुष ने भी आंसर दे दिया क्योंकि मैंने आयुष को ये चीज प्रोकैरियोट और यूकैरियोट बताई थी. सो वेरी गुड. So now coming to the next question. Here the next question goes like this. Golgi apparatus helps in the formation of which cell organelle? आपको ये बताना है कौन सा सेल ऑर्गेनल बनता है with the help of Golgi apparatus. आंसर आने शुरू हो गए. मान्या ने फटाफट से आंसर दे दिया, अर्पिता ने दे दिया, सागर ने दे दिया, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है, इवन लक्ष्य ने दे दिया, कीर्ति, पीयूष. सो हियर अगेन इट्स वेरी इजी. आंसर इज लाइसोसोम्स. इजी तभी है जब आप पढ़ रहे हैं, और आप पढ़ रहे हैं उस आंसर से पता चल रहा है. सो वेरी गुड. एवरीवन हैज गिवन. यस, आई कैन सी. Yes, last time Fatima also has given the answer. Yes, Sankalp is also there. I am happy to see Sankalp over there. Okay, so moving on to the next. Let's see the next one. So here in this case, the organelle that is present only in the plant cell, हमने difference में भी देखा है. मैं बिना पढ़े ही दे रहा हूँ. वेरी गुड. ऐसे तो ब्रिलियंट बच्चे हैं, बिना पढ़े इतने अच्छे आंसर्स हैं, पढ़ के आप देंगे तो क्या होगा. ओके, सो हियर यू कैन सी द आंसर इज वेरी गुड. नो कंफ्यूजन नाउ दिस टाइम. यस, आई रिमेंबर यू. लास्ट टाइम यू टोल्ड मी, सो आई रिमेंबर द नेम. ओके, सो नो कंफ्यूजन हियर. स्ट्रेट अवे द आंसर. द आंसर इज plastids. Very correct. Very good. Okay, what is the function? How many types of plastids we have studied today? How many types of plastids we have studied today? एक बीच से क्वेश्चन पूछते हैं. Not related with my quiz. How many plastids we have studied today? 6. Okay, 3. If it is 6, how? And if it is 3, how? We have studied 3: chromo, chloro, and leuco, and the one who is saying 6, for them leuco they have further divided into amylo, allo and alluro, right? So in that way, as such it is 3. Leuco is further divided into 3. Very good. So in between also I will be asking you the questions just to see whether you are really alert or not. आप देख रहे हैं या बस ऐसे ही हैं? मेरे को देखना पड़ेगा बीच बीच में कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ के. Okay. Yes, so I'm moving ahead to the next question. The next question goes like this. The organelle that contain their own genetic material. आज ही पढ़ा है, बिल्कुल आज पढ़ा है हमने. आज ये पढ़ा है इनमें से कौन से कॉम्बिनेशन में
आप देखेंगे उनके खुद के डीएनए हैं, उनके पास खुद का राइबोसोम है, एंड दे आर ऑल्सो टर्म्ड एज द सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। यहाँ पे नो कंफ्यूजन अगेन, ये एक ए भी आंसर आ रहा है, तो कंफ्यूजन शायद थोड़ा सा हो रहा है, लग रहा है नहीं। सो यूनानिमसली एवरीवन इज वोटिंग फॉर सी। सो हियर no confusion there. Mitochondria has its own genetic material. Plastids also have their own. So the answer is C. Very correct. Mitochondria and chloroplast that we have seen today has DNA in their matrix, in their fluid. Correct. Now I am moving on to the next. So here let's see the next one. So where are the essential proteins and lipids required for cell membrane are manufactured? कहाँ पे lipids और protein synthesis होता है जो membrane biogenesis में help करते हैं? आपको अगर याद हो तो हमने membrane biogenesis पढ़ा था, तो उसमें कौन help कर रहा है? अच्छा, ऐसा मैं बोलूंगी अगली बार। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आने वाला है थोड़ी देर में। सो लेट्स सी, वेरी क्विक आंसर। अगेन देयर इज नो कंफ्यूजन इन द आंसर, एंड द आंसर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। वेरी करेक्ट, हियर द आंसर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम वापस से नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, अब ये देखते हैं किसको याद रहता है। ये आज का नहीं है, लास्ट टाइम के सेशन का है। सो लेट्स सी, अब ये किसको याद रहता है। सो लेट्स सी, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, लेट्स सी द ऑप्शन। स्टार्ट हो गया आंसर देना? ओके, हाँ पीयूष, यस आ चुका है आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन, तो आप प्लीज देखिए अगला क्वेश्चन। यस, अगेन देयर इज नो कंफ्यूजन। हाँ, लॉक कर देते हैं, सी को लॉक कर देते हैं हम लोग। सी को लॉक कर दूं? ठीक है, सी को लॉक कर दिया। द आंसर इज डीएनए एंड प्रोटीन्स। ऐसा लग रहा है बहुत सी आ रहे हैं, सी ही सी आ रहे हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सी होता है या कुछ और होता है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, सी ऑलरेडी डन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन। अब डिटॉक्सिफिकेशन में इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनल हेल्प करता है? और मैं हिंट दे देती हूँ, इट इज फाउंड इन द लिवर। लिवर में ये पाया जाता है। और नो, यू डोंट नीड अ हिंट इवन, आई कैन सी द आंसर्स कमिंग। हिंट भी नहीं चाहिए आपको। ओके, so you don't want any lifeline or anything, you can directly give it, you are giving the answers. Yes, the answer is smooth endoplasmic reticulum. So very good, very correct. So here the answer is smooth endoplasmic reticulum, the option A. वेरी गुड। ये ऐसी कहाँ से आ गया? नो ऑप्शन वॉज ऑफ ऐसी गिवन हियर, ओनली द ऑप्शंस आर बिटवीन ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, यहाँ कितने पॉइंट्स हम जब मेंटी क्विज करेंगे ना तब पता चल जाएगा किसके कितने पॉइंट्स आते हैं, और वो मैं जल्दी कराऊंगी। देन आई विल कम टू नो हु इज स्कोरिंग व्हाट, but for now, okay, SER is that. Okay, now I got it, now I understood what is that. So okay, smooth endoplasmic reticulum. Coming to the next, last question is this. This is the last question for the day, and we are just going to say, okay, ready? So this is the last one. Which out of these are the colorless plastids? Manya is ever ready. She gives the answer very fast, and almost every one of you all are very quick. अच्छा, ठीक है, गलती से मिस्टेक हो गई, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो हियर द आंसर इज वेरी गुड। सो हियर द आंसर इज ल्यूकोप्लास्ट,
and already we have seen they are helping in the storage of food material, whether it is a starch, whether it's a protein, whether it's an oil. It's been stored with the help of leucoplast. Chloroplast का काम है photosynthesis, और chromoplast are the colored plastids imparting the colors to the flowers and the fruits. तो यहाँ पे हम आंसर आ जाते हैं बी पे. सो द आंसर इज ल्यूकोप्लास्ट. तो हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट डन है. अब क्योंकि माइटोसिस बच रहा है थोड़ा सा रिलेटेड, सो आई विल टेक इट अप ऑन वेडनेसडे. एंड हियर यस, व्हाई डू यू थिंक NTSE इज अ वेरी बिग लेवल? कुछ नहीं है, इट इज ऑलमोस्ट व्हाट यू आर स्टडिंग इज द NTSE लेवल. ऑलमोस्ट यस, दिस इज द NTSE लेवल. सो NTSE कोई बड़ी चीज नहीं है. हम जो पढ़ रहे हैं वो हम करेंगे तो हम NTSE को क्लियर आराम से कर सकते हैं. ठीक है, एक बार ये हो जाए, 9th हो जाए, 10th हो जाए, तो फिर बहुत सारे NTSE के क्वेश्चंस जब लाऊंगी तब आप देखेंगे बहुत इजी होते हैं. यस, NTSE इज नॉट टफ, इट्स इजी. ठीक है, सो हियर आई विल बी हियर, सो बी बैक on Wednesday at 3 p.m. where I'll be taking up mitosis. Take care of yourself. Thank you a lot from my side even to be here with me. So I'm signing off from here. I hope सब टॉपिक समझ में आ गए. कोई ऐसा लगता है आपको टॉपिक पढ़ना हो तो यू कैन ऑलवेज टेल मी. जैसे आपने माइटोसिस मियोसिस बोला था तो वो मैं ले रही हूँ. उसके अलावा अगर आपको लगता है और भी कुछ पढ़ना है तो यू कैन ऑलवेज टेल मी. ठीक है, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. सी यू अगेन ऑन वेडनेसडे सेम टाइम, हियर बैक विथ फ्यू मोर क्वेश्चंस and the topic mitosis. Thank you and have a nice day.